Good evening, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, sir. मैं करना. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. गुड इवनिंग. तो बच्चों आज हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन से शुरुआत करनी है ना. आवाज आ रही है ना बहुत बढ़िया ढंग से? Yes, sir. Yes, sir. लिखो बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन. जो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे आपको क्रिटिकल एंगल पढ़ाना पड़ेगा. इसी टॉपिक का पार्ट है वो. ये इसकी हिंदी होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन. और आप पहले लिखो क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण. क्रांतिक कोण. हाँ, क्रांतिक कोण है ना. बच्चों जब भी कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो बच्चों वो नॉर्मल से दूर हट जाती है. ठीक है, देखो ये लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, तो अगर डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जा रही है तो बच्चा नॉर्मल से दूर हट जाती है. अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दें, आपतन कोण बढ़ा दें, तो बच्चों ये आर भी बढ़ेगा. मैं दूसरा कलर यूज करता हूं. अगर मैं आई बढ़ाऊंगा तो आर भी बढ़ेगा. बच्चों एक ऐसा एंगल आएगा, ये देखो, जहां पर अपवर्तन कोण आर वो 90 हो जाएगा. लाइट इधर जाएगी, इधर. तो बच्चों वह आपतन कोण जहां पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है. इंग्लिश में सुनो बच्चों, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हूं तो आर भी बढ़ता है. और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आता है जब आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है बच्चा, और उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. पूरा लिखो, मैं लिखा रहा हूं, लिखो. देखो, when
light enters from denser to rarer medium, when light enters from denser to rarer medium, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, कॉमा, it bends away from normal, it bends away from normal, तो यह अभिलंब से दूर हो जाता है, यह अभिलंब से दूर हो जाता है, it bends away from the normal. प्लीज स्टॉप, आगे लिखो. Angle of incidence when angle of refraction becomes 90 degree. वह आपतन कोण जहां अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है. Angle of incidence when angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle. वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है. ठीक है बच्चों, ये डायग्राम बनाओ. पहले जो व्हाइट कलर से है उसमें R90 नहीं है, लेकिन जो मैंने रेड कलर से बनाया है उसमें R90 है, और उसका जो आई होगा, रेड कलर वाले का जो आई होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा बेटा. अब इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं. देखो बच्चों, मैंने कल भी कहा था आप स्नेल्स लॉ ऐसे याद रखना, ये बड़ा सही रहता है. ऐसे बच्चों, लाइट कौन से मीडियम से आ रही है, डेंसर से या रेयर से? डेंसर. इसका हमारा जो म्यू1 है वो डेंसर है. पानी ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं, म्यू लिख देता हूं. और आई कितना है, आईसी है ना, आई हमें आईसी लेना है. और लाइट कहां जा रही है, रेयर. रेयर मीडियम को हम एयर मान लेते हैं. अगर एयर है तो एयर का म्यू कितना होता है, हवा का 1. और बच्चों आर कितना है बोलो, 90. बच्चों साइन 90 1 होता है ना, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया. तो कैलकुलेट करने पर साइन आईसी 1/μ आ गया. तो बच्चों ये क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ गई, इसे याद कर लेना. तो बच्चों क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण होता है साइन इनवर्स 1/μ. साइन इनवर्स 1/μ. ये कॉपी करो पूरा. बच्चों अगर बाहर हवा नहीं होती, कोई और मीडियम होता, जरूरी नहीं है हवा ही हो, तो फिर हम है ना इसे यहां पर म्यू रेयर लिख देते हैं, यहां म्यू डेंसर लिख देते हैं. सुनना, 1 की जगह मैं म्यू रेयर लिख देता हूं, म्यू आर को रेयर, और इसके जगह लिख देता हूं म्यू डी. तो साइन आईसी क्या आएगा, म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी. तो बच्चों अगर बाहर हवा ना हो, हवा की जगह कोई और माध्यम हो, कोई और मीडियम हो, तो फिर हम इसे ऐसे याद करेंगे. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर करके बताओ. बच्चों लाइट किसी डेंसर मीडियम से हवा में जा रही है, इतना सा अपने आप लिख लेना, मैं डिक्टेशन नहीं कराऊंगा. लाइट किसी डेंसर मीडियम से हवा में जा रही है और उस डेंसर मीडियम का म्यू है 5/3, 5/3. तो बताओ इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना आएगा, क्रांतिक कोण कितना आएगा बताओ.
क्रिटिकल एंगल कितना आएगा बच्चा? $37. करेक्ट, बिल्कुल सही। बच्चों हमने आपको बताया साइन आईसी जो होता है 1/μ होता है, इसको उल्टा कर दो 3/5 आएगा। और अब आपको ये याद होना चाहिए, मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, साइन में कितने एंगल की वैल्यू 3/5 होती है, उसने सही बताया 37 डिग्री। तो बच्चों ये आ गया 37, इसका क्रांतिक कोण 37 होगा क्रिटिकल एंगल। साइन 37 डिग्री 3/5 होता है बेटा। अब एक और क्वेश्चन लिखो बच्चों, लाइट ग्लास से पानी में जा रही है, कांच से पानी में जा रही है लाइट। अब आपको कांच का म्यू भी पता है, पानी का म्यू भी पता है, तुम खुद काम में लेना। तो लाइट जो है वो कांच से पानी में जा रही है, इसका क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करके बताओ। चलो इसका क्रांतिक कोण बताओ कितना होगा? बच्चों प्रकाश कांच से पानी में जा रहा है, ग्लास से वाटर। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, कैलकुलेट क्रिटिकल एंगल। दोनों का म्यू आप जानते हो। साइन इनवर्स 8/3। 8/3 मेरा बच्चा गड़बड़ कर दिया। फिर से बोलो। साइन इनवर्स 9। हाँ 8/9 आ रहा होगा। देखो यहां पर ये वाला काम में लेंगे, साइन आईसी म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर। रेयरर मतलब पानी, पानी का होता है 4/3। डेंसर मतलब ग्लास, ग्लास का होता है 3/2। 2 ऊपर जाएगा 1 और 3 3 जा 9। तो हम बोलेंगे क्रांतिक कोण आ गया साइन इनवर्स 8/9। ऐसे निकालेंगे बेटा इसे, है ना? चलो बच्चों अब इस पर आते हैं TIR। बच्चों है ना, इसको मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बार बार इतना लंबा ना बोलकर TIR बोलूंगा, T टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बच्चों मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट बाहर जाएगी, पक्का है। और क्रिटिकल एंगल पर लाइट पैरेलल हो जाएगी, तल के समांतर हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण अगर क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा है तो क्या होगा? तो बच्चों लाइट वापस डेंसर मीडियम में चली जाएगी। फिर से सुनो, ये नॉर्मल बना रहा हूं। अगर आपतन कोण ये वाला अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो बच्चों लाइट बाहर नहीं जाएगी, लाइट वापस उसी मीडियम में आ जाएगी। और यहाँ पर परावर्तन के नियम नहीं लगेंगे, यहाँ पर अपवर्तन के नियम लगेंगे, लाइट वापस आएगी। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। तो बच्चों लाइट बाहर नहीं गई, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो TIR के लिए क्या जरूरी है?
TIR के लिए जरूरी है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, वरना लाइट बाहर निकल जाएगी बेटा। तो TIR तभी होता है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। ये कहलाता है TIR। तो बच्चों TIR की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए। लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। और दूसरी कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। बच्चों टेक्नोलॉजी में बहुत यूज है। हम लोग जो ऑप्टिकल फाइबर काम में लेते हैं ना बच्चों, ऑप्टिकल फाइबर कहाँ काम आता है बताओ? सर स्पेक्स में। स्पेक्स में? सर वाईफाई। फिर से बोलो, ऑप्टिकल फाइबर कहाँ काम आता है? सर फोन के सिग्नल्स को भेजने में। बेटा 2-3 लोग एक साथ बोल गए लगता है, फिर से बोलो। सर इलेक्ट्रिकल और आप ट्रांसमिट करने में। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, मैं बता देता हूँ बेटा। ऑप्टिकल फाइबर का सबसे ज्यादा काम आजकल जो आप लोग ले रहे हो वो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज। हमारा टेलीफोन इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री, यहाँ पर ब्रॉडबैंड जो आप काम में लेते हो, दो तरह का ब्रॉडबैंड होता है। एक तो वायरलेस होता है और एक होता है ना जिसे हम बोलते हैं केबल के थ्रू ब्रॉडबैंड आ रहा है। वो केबल जो होती है बेटा वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। और भी बहुत जगह काम आता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग जो मोस्ट यूज कर रहे हैं आजकल, सजावटी लैंप में ऑप्टिकल फाइबर कैसे होगा? अच्छा 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 अच्छा, मैं समझ गया। अच्छा हाँ, वो ऑप्टिकल फाइबर मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं है, लेकिन हाँ उसमें PIR जरूर होता है, लेकिन वो ऑप्टिकल फाइबर नहीं कहलाता बेटा, है ना। उसमें नीचे लैंप होता है ना, ऊपर फाइबर से ऐसे निकले होते हैं ना पेड़ की तरह, तो उसमें नीचे से लाइट जाती है ना, तो वो लाइट ऐसे अलग अलग प्लास्टिक वायर होते हैं, प्लास्टिक वायर होते हैं, उन प्लास्टिक वायर से लाइट ऐसे पेड़ की तरह जाती है, ऐसे ऐसा लगता है जैसे लाइट फैल गई हो, फाउंटेन बन गया हो, फवारा बन गया हो। तो बच्चों PIR तो होता है, लेकिन उसे ऑप्टिकल फाइबर नहीं कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ब्रॉडबैंड में काम आता है ना। उसका वर्किंग मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, लेकिन TIR कोण आंतरिक परावर्तन के और बहुत सारे ऐसे उपयोग हैं जो हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, काम में लेते हैं। जैसे बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों बताओ मैंने क्या लिखा है? मिराज। मिराज। क्या होता है मिराज? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मरीचिका। मृतृष्णा। हाँ, मृतृष्णा, मरीचिका। लेकिन कोई असली नाम नहीं है, ये तो है ना बनावटी नाम लगते हैं, मरीचिका, मृतृष्णा। मिराज को मुझे भी याद नहीं आ रहा, कुछ बोलते हैं शायद से। चलो अभी नाम के पीछे नहीं दौड़ेंगे, काम के पीछे दौड़ेंगे। ये क्या है और कैसे बनता है सुनो बच्चों। गर्मियों के दिनों में जब आप लंबी सड़क पर जा रहे होते हैं तो आपको दूर पानी पड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन वो पानी होता ही नहीं है। जब आप पास उसके जाएंगे तो पानी आपको मिलेगा ही नहीं। तो बच्चों सड़क पर पानी पड़ा हुआ दिखाई देना मिराज कहलाता है, मृतृष्णा, मरीचिका कहलाता है।
क्यों होता है? सुनो, ढंग से सुनना बच्चों। ये गरम गरम सड़क है, ठीक है, ये सड़क है। गर्मियों के दिनों में सड़क बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो सड़क के पास वाली जो हवा है उसका वो डेंसिटी, उसका घनत्व कम हो जाता है। तो बच्चों यहां पर जो हवा है वो थोड़ा कम डेंसिटी हो जाती है इसकी, यानी कि ये नीचे से विरल हो जाता है और हवा ऊपर से सघन रहती है। ढंग से सुनना, आराम से समझना, जल्दीबाजी नहीं। तो बच्चों गर्मियों के दिनों में ऊपर वाली एयर डेंस होती है और नीचे वाली रेयरर होती है, विरल होती है नीचे। अब बच्चों क्या होता है, मान लो यहां पर कोई राहगीर खड़ा है, कोई लड़का खड़ा है ना, ऐसे ये कोई राहगीर खड़ा है। अब होता क्या है बच्चों, एक बात बताओ, असल में अगर कहीं पानी पड़ा हुआ हो तो हमें कैसे पता लगता है पानी पड़ा है? पानी का रंग तो होता ही नहीं है, पानी तो कलरलेस होता है, फिर हमें दिखता कैसे है? हमें पता कैसे लगता है? परछाई से। करेक्ट बच्चों। आसपास जब रिफ्लेक्शन हमें उस पानी में दिखाई देता है तो हम समझ लेते हैं पानी पड़ा है, जबकि असल में पानी का कोई कलर नहीं होता, तो पानी दिखना नहीं चाहिए। लेकिन पानी हमें तब दिखाई देता है जब आजू बाजू ऊपर की चीजों का उसमें रिफ्लेक्शन हम देख लेते हैं, तब लगता है हाँ यहाँ तो पानी पड़ा है। इसी तरह क्या होता है बेटा, आसमान से जो लाइट आती है ना, वो लाइट नीचे आने पर नॉर्मल से धीरे धीरे दूर होती जाती है। बताओ बेटा दूर क्यों हो रही है नॉर्मल से? क्योंकि नीचे माध्यम विरल है, रेयरर है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। बच्चों नॉर्मल से दूर होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा और लाइट वहीं से मुड़कर वापस ऊपर जाने लगेगी, इस तरह से। और बच्चों ये लाइट मुड़कर जब वापस इधर जाती है तो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में जो लाइट गई है वो लाइट तो यहां से आई है, तो यहाँ की चीजों की परछाई हमें नीचे दिखाई देती है, तो हमें लगता है यहाँ पानी पड़ा है। देखो यहाँ पर पानी पड़ा हुआ होने का आभास होता है क्योंकि ऊपर की चीजें नीचे दिखाई दे रही है, उनका रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है। जो मैंने समझाया उसे एक बार अपने आप समझने की कोशिश करो, फिर मुझसे पूछो। बच्चों लाइट ऊपर से आई, नीचे जाने पर मीडियम रेयरर है, विरल हो रहा है, तो वो नॉर्मल से दूर होती गई। एक ऐसा कंडीशन आया जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, लाइट वहीं से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर इस लड़के की आंखों में गई। लड़के की आंखों में जब लाइट गई तो लड़के को लगा यार ऊपर की परछाई नीचे दिख रही है, मतलब पानी पड़ा है, तो उसे यहाँ पानी पड़ा होने का आभास होगा। अब बोलो हाँ या ना? यस सर, समझ आ गया। अरे क्या क्या लिख रहे हो भैया? क्या नहीं पता था? ऑप्टिकल इल्यूजन बेटा, वो तो और अलग तरह का नाम होता है ऑप्टिकल इल्यूजन। ऑप्टिकल इल्यूजन तो बहुत सारे होते हैं, है ना? हाँ बहुत सारे, वो तो ड्राइंग भी ऑप्टिकल इल्यूजन ही कहलाता है बेटा। चलो बच्चों, एक है ना मिराज का बिल्कुल उल्टा होता है, क्या बोलते हैं उसे? लूमिंग। नाम सुना है कभी? हिंदी मुझे नहीं आती इसकी भी। ठंडे देशों में मरीचिका। क्या क्या क्या? ठंडे देशों में मरीचिका।
ये तो बेटा तूने बनाया है, ये नाम तो तुमने बनाया मुझे लग रहा है। तो बच्चों हिंदी नहीं आती आप सर्च कर लेना हिंदी। मरीचिका सर। सर जल की मरीचिका। जल की मरीचिका। ओके ओके ओके, चलो लिखो लुमिन। इसमें क्या होता है बेटा, ये पानी है, नीचे पानी है। अब है ना, यहां भी वही होगा, पानी की सतह तो गर्म होगी और नीचे जाने पर पानी ठंडा होगा। तो पानी नीचे जाने पर जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो नीचे का मीडियम डेंसर हो जाएगा। डेंसर मतलब सघन। तो बच्चों नीचे का मीडियम डेंसर हो जाएगा, ऊपर का मीडियम रेयर रहेगा। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, मान लो पानी में कोई व्यक्ति है, तैर रहा है, ये कोई व्यक्ति तैर रहा है पानी में, और यहां पर कोई मछली है। ढंग से देखना पड़े, है मजेदार चीज, ये मछली है। बच्चों मछली से जो प्रकाश निकलता है ऊपर ऊपर रेयर मीडियम है, ये नॉर्मल से दूर होता जाता है और बाद में इसका TIR होता है और ये लाइट इस व्यक्ति की आंखों में जाती है। तो इस व्यक्ति को लगेगा मछली यहां तैर रही है हवा में, ऐसे। तो इस व्यक्ति को लगेगा मछली ऊपर हवा में उड़ रही है या तैर रही है, क्योंकि मछली से निकलने वाली लाइट घूमकर उसकी आंखों में गई है, तो उसको लगेगा मछलियां ऊपर है, हमें ऊपर दिखाई देंगी। ये कहलाता है लुमिन। बिल्कुल इसी के तरह जैसे ये मिराज था वैसे ये है। बच्चों हीरे में जो चमक होती है वो भी पूर्ण परावर्तन के कारण होती है। डायमंड में जो शाइनिंग होती है, स्पार्कलिंग होती है, वो भी पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है। सर लुमिंग एक बार और बताइए ना। बेटा मछली से देखो, पानी ऊपर गर्म है नीचे ठंडा है, पानी ऊपर गर्म है, इसका मतलब ये विरल माध्यम है रेयर और नीचे है डेंसर। नीचे सघन है ऊपर विरल है। मछली से जो प्रकाश निकलेगा वो सघन से विरल में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है। धीरे धीरे नॉर्मल से दूर होगा, अभिलंब से दूर होगा, फिर इसका TIR होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर ये व्यक्ति की आंखों में जाएगा। तो इस व्यक्ति को प्रकाश यहां से आता हुआ प्रतीत होगा, उसे लगेगा मछली ऊपर है, नीचे नहीं है, ऊपर हवा में है। थैंक यू सर। ओके बेटा। समर में देखना सर, और गर्मियों में मतलब वैसे तो कभी भी दिख जाती है, थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, गर्मियां होना जरूरी नहीं है। टेम्परेचर सेम भी हो तब भी तो हो सकता है, जैसे वो सफेद नहीं, अगर ये वाला पूरा टेम्परेचर अगर सेम है तो फिर यहाँ पर डेंसर एयर नहीं बढ़ेगा तो लाइट भी सीधा ही निकल जाएगी। फिर तो यहाँ से TIR हुआ तो बात अलग है, वहां से हो सकता है, सर्किट से हो सकता है, एक बार चांस कम हो जाते हैं, बस ये है। बच्चों अब ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाता हूं, देखो आपको। ऑप्टिकल फाइबर हिंदी में बताओ क्या बोलेंगे इसे, देखता हूं आप में से हिंदी कौन करता है। ऑप्टिकल फाइबर को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रकाशिक तंतु। प्रकाश तंतु है। हाँ, इसे बोलेंगे प्रकाश तंतु। तंतु ऑप्टिकल फाइबर। बच्चों ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत पतला ट्रांसपेरेंट एक सॉलिड मीडियम एक वायर होता है, मतलब मेटल नहीं होता, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, बहुत पतला बेटा, बहुत पतला होता है। मैं तो डायग्राम में आपको काफी मोटा दिखा रहा हूं, ये देखो ऐसे।
और बच्चों इसके ऊपर एक दूसरी लेयर और होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो अंदर वाले फाइबर को बचाकर रखती है। अंदर ऑप्टिकल फाइबर होता है ये प्रकाश तंतु, और इस फाइबर को बाहर से हम कवर कर देते हैं, उसे क्लेडिंग बोलते हैं। नाम में ज्यादा आपको रटाना नहीं चाहता, अपने काम की चीज नहीं है। ये कोर कहलाता है, ये क्लेडिंग कहलाती है। बच्चों अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, अपवर्तनांक। इधर देखो ढंग से, जो अंदर वाला है उसका अपवर्तनांक म्यू1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो बाहर कवर हो रहा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2। और याद रखो म्यू2 म्यू1 से कम होगा तभी टीआईआर होगा, यानी कि बाहर जो कवर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका अपवर्तनांक अंदर वाले से कम है, म्यू2 म्यू1 से छोटा है। अब ढंग से सुनना बच्चों, यहां से कोई लाइट अंदर गई, हम म्यू1 और म्यू2 को इस तरह से सेट करते हैं, क्योंकि आपने देखा क्रिटिकल एंगल तो म्यू1 और म्यू2 पर डिपेंड करता है। तो बच्चों हम म्यू1 और म्यू2 को इस तरह से सेट करते हैं कि यहां से जो लाइट जाएगी उसका टीआईआर होगा ही होगा। तो लाइट का यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, फिर नीचे से फिर होता है, ऊपर से फिर होता है। इस तरह से लाइट बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते हुए टीआईआर ऐसे 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 होते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती है। तो बच्चों इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को सेंड करने के काम आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम आता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है बच्चा, अब लिखो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेंस। ये भी बड़ी मजेदार चीज है, बताता हूं हिंदी क्या होगी। इल्यूमिनेंस को बोलेंगे, वैसे प्रदीपन होता है इल्यूमिनेंस की हिंदी, तो आप प्रतिदीप्त व्रत ऐसे कुछ लिख लो, लेकिन हर चीज की हिंदी जरूरी नहीं है। हम लोग समझते हैं चीज क्या है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, मतलब समझ में आना चाहिए बच्चों। ये पानी का सरफेस है, वाटर सरफेस पानी का। बेटा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस सर। नो सर, बार अप डाउन हो रहा है। अभी क्लियर है नो सर? सर। सर बीच बीच में पॉज हो जा रहा है वीडियो। नहीं, अगर ये प्रॉब्लम सबको आ रही है तो फिर हमारी तरफ से हो सकता है, और अगर ये प्रॉब्लम सबको नहीं आ रही तो फिर आपकी तरफ से ये प्रॉब्लम हो सकती है। चलो अब ठीक है ना, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया, अब क्लियर होना चाहिए। तो सुनो बेटा, ये पानी का सरफेस है, वाटर सरफेस। ये अंदर ये पानी है, बच्चों यहां पर मैं कोई लाइट सोर्स लगा देता हूं,
कोई भी लाइट सोर्स ले लो, है ना, ये लाइट सोर्स लगा दिया मैंने। देखो अब ध्यान से सुनना, यहां से लाइट गई सीधी, ये तो सीधी निकल जाएगी। यहां से एक लाइट ऐसे गई, ये भी ऐसे बाहर निकल जाएगी। फिर एक रे इधर गई, एक लाइट इधर गई, ये हो सकता है पैरेलल हो जाए, सतह के समांतर हो जाए। लेकिन इसके बाद जो लाइट जाएगी ये पक्का वापस आएगी, हाँ या ना? देखो इसके लिए आपतन कोण 0 डिग्री है, सीधा निकल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, ये बाहर निकल गई। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण बिल्कुल क्रिटिकल कोण के बराबर है, क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ये पैरेलल हो गई। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ये बाहर निकल गई। इसका मतलब ढंग से सुनना, इस पॉइंट के बाद उधर कोई भी लाइट बाहर नहीं आएगी, और बिल्कुल जैसा वहां हुआ ऐसा इधर होगा। तो बच्चों ये इतना बड़ा वृत्त बन जाएगा सर्कल, केवल इस सर्कल के अंदर जो पॉइंट है ना वहीं से लाइट बाहर आएगी, इस सर्कल के बाहर बियॉन्ड लाइट बाहर नहीं आएगी। तो हमें चमकता हुआ वृत्त दिखाई देगा, आप इसे चमकीला वृत्त भी कह सकते हैं। पहले चीजों को समझा करो, कैलकुलेशन का लोड मत लो, वो बाद में हो जाएगा। बच्चों मैं फिर बता रहा हूं, जो प्रकाश जो लाइट इस सर्कल से बाहर आ रही है उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण क्रांतिक कोण से कम है, इसलिए बाहर आ रही है। लेकिन जो लाइट इस सर्कल इस वृत्त के बाहर चली गई उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा हो गया, वो वापस अंदर चली गई, बाहर नहीं आई। यानी कि इस सर्कल से बाहर लाइट आती दिखाई देगी, इस सर्कल के बाद आपको कोई लाइट दिखाई नहीं देगी। तो बच्चों ये वृत्त हो गया सर्कल, और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। बच्चों हमें इसका रेडियस निकालना है, ये, और आपको ये ऊंचाई दे दी डेप्थ। ये जो प्रकाश लाइट सोर्स है ना, लाइट सोर्स, इसकी गहराई h है, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता है म्यू, ये h पता है, r निकालकर बताओ, कोशिश करो r निकालने की। चलो
हाँ बच्चा। 3/7 3/7 प्रियंका ने लिखा h/√μ² - 1। ठीक लग रहा है? देखो इधर देखो, डायग्राम अलग से बना देता हूं इसका, या उसे बच्चों हम जानते ही हैं। अच्छा एक मिनट, मैंने सर्किल थोड़ा बड़ा बना दिया, यहां तक लेना था मुझे। मैंने सर्किल यहां बना दिया बेटा, इसके बाद तो लाइट नहीं आ रही, यहां बनाना था। दूसरा डायग्राम बना देता हूं। ये देखो, यहां पर लाइट सोर्स रखा है और ये वो पॉइंट है जहां पर लाइट पैरेलल हो गई। इसका मतलब बच्चों ये क्रिटिकल एंगल हो गया और ये आर हो गया। ये आर मुझे निकालना, ये एच पता है। अगर ये आईसी है तो ये भी आईसी होगा, ठीक है ना? ये आर है, ये एच है, और ये अपन को क्रिटिकल एंगल पता है क्योंकि लाइट पैरेलल हो गई। इसके बाद अंदर आ जाएगी। बच्चों हम जानते हैं साइन आईसी जो होता है वो 1/μ होता है। और बच्चों ये भी हम जानते हैं साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इस वाले त्रिभुज में लंब कौन है? आर, और ये विकर्ण है हाइपोटेनस। ये कितना है? √r² + h²। पाइथागोरस लगा दो तो नीचे आएगा √r² + h²। साइन थीटा होगा लंब बटा कर्ण, और इसे 1/μ के इक्वल कर दो। बच्चों अब इसे तिरछा गुना करके और वर्ग कर दो स्क्वायर, r × μ। मैं स्क्वायर भी कर रहा हूं, तो ये हो गया r² μ²। इसको स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, ये आएगा r² + h²। इसको इधर ले आओ, -1 हो गया, तो r आ गया अंडर रूट में ये h/√μ² - 1। तो प्रियंका का आंसर बिल्कुल सही था, एकदम करेक्ट। यही था 3/√7 4। अरे तो वाटर अच्छा समझ में आया? समझ में आया बच्चों? एक छोटी सी कैलकुलेशन थी, हो गया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन करो अगला। बच्चों एक है ना कांच का ये त्रिभुजाकार कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म टाइप कुछ भी मान लो इसे, ऐसा। बच्चों ये इसका म्यू दे रखा है 3/2। ये वाला एंगल 60 है बेटा, 60, ये 30 है,
और ये 90 हो ही गया। बच्चों ये ग्लास है कांच का, इसके ऊपर कोई लिक्विड है, ये कोई लिक्विड है। बच्चों यहां से कोई लाइट आई, ये लाइट बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है, लंबवत ऐसे, एकदम परपेंडिकुलर आ रही है यहां से। बच्चों यहां से इसका TIR कराना है, कोण आंतरिक परावर्तन। तो आपको इसके म्यू की वैल्यू बतानी है, ऊपर जो लिक्विड है उसका म्यू बताना है, ताकि इस सतह से इसका कोण आंतरिक परावर्तन हो जाए। ऊपर जो लिक्विड है उसका म्यू बताइए, यदि प्रकाश का इस सतह से कोण आंतरिक परावर्तन होता है। कैलकुलेट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड if TIR takes place at this surface. बोलो बच्चा। प्रियंका थोड़ा गलत हो गया बेटा, मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दी कर गए आप। हाँ ये सही है, पल्लवी का सही है, 3√3/4। पल्लवी आपका सही है बेटा, प्रियंका थोड़ी गलती हो गई, सही करो। हाँ प्रांजल सही है बेटा, 3√3/4। शाबाश। देखो मैं करता हूं बच्चों, पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं हम। ये 60 है, ये 90 है, ये 30 है। ढंग से देखना, ये 60 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये 30 होगा, और ये 30 है तो ये 60 होगा। और हम जानते हैं अगर यहां से TIR कराना है तो ये क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, या उससे बड़ा हुआ तो चलेगा वो, लेकिन उससे छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। तो बच्चों हम मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल, ये क्रिटिकल एंगल है, तो IC हमें पता लग गया 60 है। तो बच्चों साइन IC कितना होगा, साइन 60। साइन IC होता है म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, और साइन 60 होता है √3/2। साइन IC होता है म्यू रेयरर अपॉन म्यू डेंसर, साइन 60 होता है √3/2। बच्चों इन दोनों मीडियम में से रेयरर कौन है, विरल माध्यम कौन है, लिक्विड या प्रिज्म? सर लिक्विड। लिक्विड। TIR होगा। तो बच्चों हमें म्यू R को निकालना है, और म्यू D हमें पता है 3/2। तो बच्चों तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3√3/4।
गया। बोलो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछ लो। कैलकुलेशन आपके सामने है। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन करो बच्चों। एक सिलेंडर है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। इसका म्यू हमें दे रखा है √5/2। इस सिलेंडर का म्यू दे रखा है मेरा है √5/2। ये इसकी एक्सिस है बच्चों। यहां से लाइट गई, ये एंगल थीटा है। पहले लाइट एयर से गई सिलेंडर के अंदर, तो बच्चों अभी तो हवा से, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर में जा रहा है, तो नॉर्मल के थोड़ा सा पास आएगा। अब मैं चाहता हूं यहां से TIR हो जाए, मैं चाहता हूं यहां से TIR हो जाए, तो थीटा की वैल्यू बताइए। वहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए थीटा कितना देना होगा बताओ। साइन इनवर्स 5/4, 1.25 5/4 होता है। अभी बेटा सही नहीं आया। नहीं जतेंद्र, सही नहीं है। साइन इनवर्स 1/√5। चलो मैं करता हूं एक बार। बच्चों यहां पर तो पहले स्नेल्स लॉ लगाओ ना। लाइट एयर से और डेंसर मीडियम में गई है, तो यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ। इस एंगल को R लिख देता हूं मैं, ठीक है। और ये तो क्रिटिकल एंगल लेना ही है, बाद में अपन जानते ही हैं।
तो बच्चों ये क्रिटिकल एंगल लेना है, इसको आर लिख दिया, ये थीटा है। पहले लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, जो भी मीडियम है, तो स्नेल्स लॉ लगाओ। बच्चों स्नेल्स लॉ क्या होता है? μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। बेटा इसका म्यू कितना है बाहर हवा का? 1। i कितना लिया है अपन ने? थीटा। μ2 कितना है? √5/2 इनटू sin r। बच्चों अगर ये IC है और ये R है, तो R को मैं 90 माइनस IC लिख सकता हूं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बच्चों यहां पर मैं R को 90 माइनस IC लिख देता हूं। बच्चों R प्लस IC इन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। हल करो इसे। साइन थीटा आएगा √5/2। आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहां पर आएगा कॉस IC। बच्चा थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ गई, पर इतनी ज्यादा भी नहीं है कि हम ना कर पाए। बच्चों कॉस की वैल्यू निकाल लेता हूं। मुझे पता है साइन IC जो होता है 1/μ होता है। 1/μ इसका उल्टा होता है 2/√5। और ये फार्मूला आप जानते होंगे, cos IC √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos निकालना है, √1 के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से निकालो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 4/5। 1 माइनस 4/5 कितना बचेगा? 1/5। तो बच्चों cos की वैल्यू 1/√5 आ गई, और ये cos की वैल्यू यहां रख दो, √5/2 इंटू 1/√5। √5 कर दिया 1/2, और साइन थीटा अगर 1/2 होता है तो थीटा आएगा 30 डिग्री। ये आंसर आया है। पूरी कैलकुलेशन देखो, फिर लिखो। बेटा कैलकुलेशन तो खैर देखो थोड़ी अलग बात हो गई, पर तरीका समझ में आना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा एग्जाम में, थोड़ा सा ज्यादा था कैलकुलेशन इसमें, लेकिन मेथड समझ में आना चाहिए। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, एकदम बोलती बंद। हाँ ना में कुछ भी नहीं बोल रहे। हो गया सर। यस सर। तो बच्चों कैलकुलेशन जरूर इसमें थोड़ी ज्यादा है, पर ये देखो मैंने यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाया, R को 90 माइनस IC लिखा, cos आया, cos वहां से निकाल कर कैलकुलेट करके यहाँ रखा, आंसर आ गया। बच्चों अब हम लोग स्पेशल एक टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिज्म। लिखो प्रिज्म, TIR वाला टॉपिक हो गया। बच्चों
प्रिज्म किसे कहते हैं, बताओ कौन बता रहा है? प्रिज्म किसे कहते हैं? बोलो। नहीं पता? एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश का पूर्णांतिक परिवर्तन करता है। नहीं, फिर तो ये भी हो गया, पानी भी। हमने तो पानी से भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन करा दिया, हवा से भी करा दिया। ना ना ना, जिसमें 3 वर्तन पृष्ठ होता। प्रिज्म का TIR से कोई रिलेशन नहीं है, है ना? तो हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। सर जी, प्रिज्म ना 2 समतल पृष्ठों से घिरा हुआ जो होता है उसी को प्रिज्म कहते हैं। चलो अच्छा है, कुछ तो आपने जो बोला वो सही बोला। 2 समतल और मतलब 2 समतल समांतर सतह है, वो तो बन जाता है स्लैब, उसे तो पट्टी बोलते हैं। लेकिन 2 समतल सतह जो किसी थीटा कोण पर झुकी हो उसे हम बोलते हैं प्रिज्म। इंग्लिश में बता रहा हूं बच्चों, 2 plane refracting surface inclined at a particular angle। ठीक है, चलो पूरा डिटेल में लिखो। मीडियम which has 2 inclined plane refracting surfaces। बाद वाला रिफ्रैक्टिंग शब्द हटा लेना। A refracting medium which has 2 plane inclined surfaces। या ऐसे भी लिख सकते थे, A refracting medium which is bounded by 2 plane inclined surfaces is called prism। हिंदी में लिखो, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 समतल झुकी हुई सतहों से घिरा हो। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो 2 समतल व झुकी हुई सतहों से घिरा हो, प्रिज्म कहलाता है। 2 प्लेन इंक्लाइंड सरफेसेस से, जैसे ये हो गया, देखो बच्चों, एक सरफेस ये है, दोनों प्लेन है, ये वाला भी प्लेन है, ये वाला भी प्लेन है, और ये समांतर नहीं है, झुके हुए हैं। ये कहलाता है प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल भी बोल देते हैं, लेकिन प्रिज्म एंगल ज्यादा अच्छा वर्ड है। प्रिज्म कोण लिख लो। उन दोनों झुकी हुई सतहों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। एंगल बिटवीन द 2 इंक्लाइंड सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल। एंगल between two inclined surfaces is called prism angle। उन दोनों झुकी हुई सतहों के बीच का कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। तो बच्चों देखो, यहां से लाइट आएगी, पहले यहां से अपवर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, लाइट ऐसे जाएगी, फिर यहां से दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, और लास्ट में लाइट ऐसे निकल जाएगी। ऐसे काम करता है प्रिज्म। बच्चों, पहली बार लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में गई थी, इसलिए नॉर्मल के पास आई थी, और दूसरी बार डेंसर से रेयरर में गई थी, इसलिए नॉर्मल से दूर हटी है। बच्चों, क्या ये प्रिज्म है? नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। कैसे? सर जी, क्योंकि 2 समतल पृष्ठों के बीच झुकी हुई कोण को कहते हैं। भाई प्रिज्म कैसे, मुझे तो ये बता, परिभाषा मत बोल। सर जी, प्रिज्म नहीं है। हाँ, है ना। बच्चों देखो, बात होगा।
अगर मैं दो अपवर्तन करा रहा हूं, पहला यहां से, फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां से और दूसरा रिफ्रैक्शन अगर मैं यहां से करा रहा हूं, ऐसे लाइट गई, इधर गई, फिर वापस इधर गई, तो ये प्रिज्म नहीं है। परंतु रुको, ये प्रिज्म हो सकता है यदि मैं दो परपेंडिकुलर सरफेस से रिफ्रैक्शन कराऊं। अब देखो, मैं दोबारा बना रहा हूं इसको। बच्चों, पहले लाइट इधर गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। अब ये प्रिज्म है और इसका प्रिज्म कोण 90 डिग्री आ गया, इसका प्रिज्म एंगल 90 आ गया, 90। बच्चों, इन दोनों सरफेस के लिए प्रिज्म नहीं है, स्लैब है, लेकिन इन दोनों सरफेस के लिए प्रिज्म है। तो बच्चों, ग्लास स्लैब को हम प्रिज्म की तरह काम में ले सकते हैं यदि हम उनकी दोनों परपेंडिकुलर लंबवत सतह को काम में लें, दोनों परपेंडिकुलर सरफेस को काम में लें। बच्चों, एक चीज और बताओ, ये प्रिज्म है। बच्चों, अगर मैं रिफ्लेक्शन यहां से और यहां से कराता हूं, पहला यहां से, दूसरा यहां से, तो ये प्रिज्म है। इसका प्रिज्म एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका प्रिज्म एंगल कैसे निकालेंगे? थोड़ा दिमाग दौड़ाओ। एक्सटेंड कर देंगे सर दोनों। बेटा, लेंस इसके बाद ले लेंगे। वो है ना, लेंस जो होता है वो समतल सतह से अपवर्तन नहीं होता, वो गोलीय सतह से अपवर्तन होता है, तो वो इसके बाद लेंगे हम, है ना। मैं चैट अब पढ़ रहा हूं, वॉइस कम आएगा। हाँ, मैं कभी कभी दूर चला जाता हूँ लैपटॉप से, तो आवाज कम हो जाती होगी। अब सही आ रही होगी, मैं पास में हूं, है ना। चलो, मैं कोशिश करूंगा दूर ना जाऊं। बच्चों, इसका प्रिज्म एंगल कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ बेटा, कोई बच्चा बोल रहा था, दोबारा बोलो। एक्सटेंड। अच्छा, एक्सटेंड बोला। सही है, सही है, सही है। इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे ऐसे। और बच्चों, अब ये जो एंगल आएगा, ये प्रिज्म एंगल हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल सही बोला। दोनों को आगे एक्सटेंड कर देंगे, आगे बढ़ाकर प्रिज्म एंगल निकाल लेंगे। चलो बच्चों, ये तो प्रिज्म के लिए इंट्रोडक्शन था। अब हम प्रिज्म का पहला टॉपिक करते हैं। बच्चों, प्रिज्म में दो टॉपिक हैं मेनली। एक है प्रकाश का विचलन और दूसरा है प्रकाश का, मतलब पहला है इंग्लिश में डेविएशन ऑफ लाइट और दूसरा है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? अरे यार, सर्च करके ही बता दो। सर वर्ड। क्या सुनाई नहीं दिया? फिर से बोलो। वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। वर्ण अलग होता है, विक्षेपण सही है। वर्ण नहीं लगाएंगे तो प्रकाश का विक्षेपण। अभी नहीं, पहले लिखो डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। हेडिंग लिखो डेविएशन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से प्रकाश का विचलन, विचलन, प्रकाश का विचलन। बच्चों, इसी डायग्राम को काम में लूंगा। देखो, मैं इसी में कुछ लिख रहा हूं। बच्चों, इस वाले एंगल को हम आई लिखते हैं, आई, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों, ये वाला जो एंगल होता है ये R1 कहलाता है, R1।
ये वाला एंगल R2 होता है, R2। R1 R2 लिखा है बेटा मैंने, है ना, थोड़ा छोटा लिखा होगा इसलिए बोल तेज रहा हूं मैं। बच्चों ये वाला एंगल हम लिखते हैं E। E का मतलब निर्गत कोण। निर्गत कोण, इंग्लिश में इमरजेंस बोलते हैं बेटा, है ना। हाँ, एग्जिट होता है उसका ई मान लो आप। और इंसिडेंस, आपतन कोण को इंग्लिश में इंसिडेंस बोलते हैं, इसलिए वो आई है। बच्चों एक तो ये रिलेशन बहुत बढ़िया ढंग से याद कर लो, हमेशा R1 प्लस R2 A होता है, कुछ भी हो जाए। R1 प्लस R2 आ जाता है और त्रिभुज बनाकर आ जाता है, अभी अपन डेरिवेशन नहीं कर रहे। R1 प्लस R2 हमेशा A होता है, एक तो ये याद कर लो। अब आपको बताता हूं विचलन किसे कहते हैं। बच्चों अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो हमारी ये लाइट सीधी जाती, देखो ऐसे, प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट सीधी जाती ऐसे। लेकिन प्रिज्म की उपस्थिति में लाइट इधर गई, तो बच्चों अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट इधर जाती ऐसे, लेकिन अब इधर घूम गई। तो बच्चों ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ये हो गया विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। एक बार फिर सुन लो, अगर प्रिज्म नहीं होता तो लाइट इधर जाती, लेकिन प्रिज्म होने से लाइट इधर गई, तो कितने एंगल से घूम गई, ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, डेल्टा। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। और बच्चों इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर आती है I प्लस E माइनस A। ये दूसरा फार्मूला है जो आपको याद रखना है। बच्चों विचलन कोण का मान आता है एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस E माइनस A। लेंस वगैरह बहुत ढंग से पढ़ेंगे आप, बिल्कुल चिंता ना करें। लेंस में मुझे सबसे ज्यादा समय देना है क्योंकि वहीं से सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। बच्चों डेविएशन हो गया I प्लस E माइनस A। अब आगे सुनो बच्चों, अगर हम एंगल और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन बनाते हैं, अरे वो आपने ऑल्पिन वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा यार। वो प्रिज्म में दो ऑल्पिन लगा देते हैं ना, ऑल्पिन लगा के लाइन खींचते हैं, प्रिज्म लगता है, दूसरी तरफ से ऑल्पिन को देखते हैं तो ऑल्पिन हमें उधर दिखाई देती है, फिर दूसरी लाइन खींचते हैं। नहीं किया? यस सर। यस सर। यस सर। वही है। तो बच्चों हम अलग अलग आई पर अलग अलग डेल्टा निकालते हैं तो ग्राफ ऐसा आता है। एक पर्टिकुलर ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, एक आपतन कोण ऐसा आता है जहां पर विचलन मिनिमम, न्यूनतम हो जाता है, डेविएशन मिनिमम हो जाता है बेटा। और बच्चों खास बात, जहां डेविएशन, विचलन न्यूनतम होता है, डेविएशन मिनिमम होता है, वहां पर I और E बराबर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और R1 और R2 भी बराबर होते हैं। अब हम जानते हैं R1 और R2 का योग A है और आपस में बराबर है, तो ये दोनों क्या आ गए, बस ये याद कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। बच्चों इसको अलग से लिख लो। न्यूनतम विचलन पर I बराबर E होता है, R1 बराबर R2 A/2 होता है। लिख लो अलग से, लिख लो एट मिनिमम डेविएशन I इज इक्वल टू E। ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं बेटा, ये वाला और ये वाला, है ना। I इज इक्वल टू E एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू A/2। बच्चों यहां पर ये कंडीशन पुट कर लेते हैं, तो हमारा डेल्टा मिनिमम कितना आएगा बताओ। I और E को बराबर लिख देता है, E को भी मैं I लिख देता हूं, तो I प्लस I
आई माइनस ए आ गया, यहां से आई निकाल लो तो आई कितना आ गया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और आर बराबर कितना निकाला था हमने, ए बाई 2। अब बच्चों सुनो, पहली सतह के लिए स्नेल्स लॉ लगा दो, इसके लिए स्नेल्स लॉ लगा दो। लाइट एयर से आ रहा है साइन आई, प्रिज्म में जा रहा है म्यू साइन आर, तो बच्चों इससे म्यू निकाल लो, म्यू आएगा साइन आई अपॉन साइन आर। बच्चों यहां से आई की वैल्यू रख दो, यहां से आर की वैल्यू रख दो, और ये फार्मूला आपको याद करना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे सारे, ध्यान रखना। ये फार्मूला आपको याद करना है। क्या लिखा है, अच्छा तुमने अपनी जो कारस्तानियां की है वो लिख रहे हो, है फोन पे शरीफ बंद हो सर, मैं कहाँ अल्पिन चौराऊंगा। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी किया है। सर मैंने प्रिज्म गायब किया था डायरेक्ट। हाँ हमारा तो एक किस्सा है ना, बड़ा जोरदार है। 11वीं में गए थे ना, 11th क्लास में केमिस्ट्री लैब में, तो एक लड़के ने और कुछ नहीं, पता नहीं उसको क्या सूझी, सोडियम का पीस चुरा कर जेब में लग गया, सारे जेब में आग लग गई पसीने से। पता है ना, सोडियम पानी से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, यस सर। पता लग गया चोरी की है, जेब में आग लग गई। करता है बेटा, बच्चे शैतानी करते हैं, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सर चोरी करने की सजा भी मिल गई ना, हाथों हाथ। किसी को हाथों हाथ मिल जाती है, किसी को बाद में मिलती है। तो बच्चों ये फार्मूला याद करना है, ध्यान रखिएगा। और एक जाते जाते एक लास्ट चीज और बता दूं, अगर प्रिज्म एंगल बहुत कम हो, लिख लो, इफ प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल, यदि प्रिज्म कोण बहुत छोटा है, तो बच्चों साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे, याद है मैंने बताया था, जब एंगल बहुत छोटा होता तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा कर देते। तो यहाँ से साइन ला दो, यहाँ से साइन ला दो, तिरछा गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ फार्मूला आएगा, डेल्टा मिनिमम म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये सबसे ज्यादा काम आने वाला फार्मूला है, इसके आगे स्टार बना दो बच्चों। पर एक शर्त याद रखना, ऐसा नहीं 30 डिग्री 60 डिग्री प्रिज्म कोण हो तब भी ये लगा रहे हो, ओ भैया ये 30 डिग्री 60 डिग्री पर नहीं लगेगा, ये 2 डिग्री 3 डिग्री पर लगेगा। तो यदि प्रिज्म एंगल बहुत कम है, इफ प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल, तो इसको सॉल्व करने पर ये आ जाता है, और ये खतरनाक काम आने वाला है आगे। तो बच्चों आज हमने प्रिज्म की डेविएशन की थ्योरी पढ़ ली, कल इस पर क्वेश्चन करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही, अब आपकी केमिस्ट्री से लास्ट वाली सॉल्यूशन की। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय सर थैंक यू सर, बाय सर। आप